छठी माई के घटावा पर अजन बाजन बाजा बाजा बाए बहो। छठी माई के घटावा पर अजन बाजन बाजा बाजा बाए बहो। गोदिया में हुई है बालकवा त अर्घ देवे जाए बहो। नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर स्वागत करता हूं आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। और सभी लोगों को चैती छठ की तरफ से 2021 का ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे परिवार को सभी लोग माँ की भजन करें और अच्छा से एंजॉय करें और पूजा को मनाएं और अच्छा से पूजा करें और भगवान का प्रसाद खाएं। और हमारे लिए थोड़ा सा कमेंट में जय छठी मैया लिख दे ताकि हमको भी उनका प्रसाद मिल जाएगा, क्योंकि हमारे घर में नहीं हो पाता है इसी के लिए। चलिए तो हम प्रारंभ करते हैं विज्ञान मंथन का 28वां सेशन, 29वां सेशन को आज हम प्रारंभ करेंगे। एक सेकेंड। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, अतिचालक का लक्षण क्या है? तो अतिचालक का लक्षण है शून्य पारगम्यता। अतिचालक का लक्षण होता है शून्य पारगम्यता। दूसरा प्रश्न है, अतिचालक किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है जिससे लाखों रुपए की बचत हो? तो वह है आपका समान तापक्रम पर। सुन ले, कहता है अतिचालकता किस ताप पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है जिससे लाखों रुपए की बचत हो? तो वो आपका आंसर ऑप्शन है सी, समान तापमान पर। तीसरा प्रश्न को देखेंगे। कहता है कि किसी चालकता द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप कितना होता है? तो वह होता है 133 केल्विन। किसी चालकता के द्वारा प्राप्त अधिकतम तापमान की बात करें तो वह होता है आपका 133 केल्विन। अब चलेंगे चौथा प्रश्न पर। कहता है कि नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है, क्या है? तो वह है सिरेमिक ऑक्साइड। नव आविष्कृत उच्च जो ताप अतिचालक है वह है सिरेमिक ऑक्साइड। ठीक है। चलिए पांचवा प्रश्न है, अर्धचालक की चालकता ताप पर होती है कितना, माने 0 डिग्री केल्विन तापमान पर कितना होती है? अर्धचालक की जो चालकता होती है वह 0 डिग्री केल्विन तापमान पर कितना होती है? तो वह है 0 होता है। ठीक है। अब पढ़ ले, ऐसे ठोस पदार्थ जर्मेनियम या सिलिकॉन, जर्मेनियम सिलिकॉन जिसकी विद्युत चालकता चालक तथा अचालक के बीच हो उन्हें अर्धचालक कहते हैं। परम शून्य ताप पर अर्धचालक एक आदर्श अचालक की भांति व्यवहार करते हैं। छठा प्रश्न देखिए, एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है कितना? एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है आपका सी नंबर ऑप्शन होगा इलेक्ट्रॉन्स एवं होल्स दोनों के द्वारा। ठीक है। एक अर्धचालक में विद्युत चालन क्या होता है? तो वह होगा इलेक्ट्रॉन एवं होल्स दोनों के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, सातवां प्रश्न। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होता है? तो वो घट जाता है। किसी भी अर्धचालक का जो प्रतिरोध है उसको गर्म करेंगे तो वो घट जाएगा। चलिए अब आते हैं हम आठवां प्रश्न पर। क्या कहता है कि निकट अतीत में हिग्स बोसोन कण में के अस्तित्व के संसूचक के लिए किए गए प्रयत्न लगातार समाचारों में रहे हैं। इस कण की खोज का क्या महत्व है? तो हम देखेंगे कि क्या इसका आंसर है। वो आपका आंसर एक आ रहा है कि केवल एक सही है। यानी अगर हम बात करें, प्रश्न फिर से सुने, किसी अतीत में हिग्स बोसोन कण के अस्तित्व में संसूचन के लिए किए गए प्रयत्न लगातार समाचार पत्रों में रहे हैं। इस कण की खोज का क्या महत्व है? तो इसका एक पहला सही है कि यह हमें यह समझने में मदद करेगा कि उन कणों में संतति क्यों होती है। यह हमको यह समझने में मदद करता है कि मूल कणों में संतति क्यों होती है। अब 9वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कहता है 9 नंबर कि परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है कितना? तो संपूर्ण माने अनंत। कहता है कि परम शून्य तापमान पर अर्धचालक में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है, वो होता है संपूर्ण। ठीक है। चलिए अब 10वां प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? 10वां प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जर्मेनियम। चलिए 11वां प्रश्न क्या कहता है? 11वां कहता है कि निम्नलिखित में से कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है? ट्रांजिस्टर का महत्वपूर्ण भाग की अगर बात करें तो वो है जर्मेनियम। क्लियर। 12वां प्रश्न है, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ होता है वह होता है सिलिकॉन। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ की बात करें तो वो सिलिकॉन होता है। ट्रांजिस्टर
ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ की बात करें तो वो आपका हो जाएगा सिलिकॉन। चलिए अब 13वां प्रश्न की ओर आते हैं। कहता है कि 13वां प्रश्न की कथन पहले कि त्वरित चालक को बनाने में लोहे की छड़ों की अपेक्षा तांबे की छड़ों को वरीयता दी जाती है। त्वरित चालक को बनाने में लोहा की छड़ के से अच्छा तांबा के छड़ को माना जाता है। कारण कहता है कि लोहे की तुलना में तांबा विद्युत का अधिक सुचालक है। लोहे की तुलना में तांबा विद्युत का अधिक सुचालक है और वायुमंडलीय परिस्थितियों में सरलता से ऑक्सीकृत नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल कहता है इसका आंसर ए होगा कि ए तथा आर दोनों सही है, ए आर की व्याख्या भी करता है। चलिए अब आते हैं हम 14वां प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न क्या कहता है? कहता है 14वां प्रश्न कि त्वरित बिजली, त्वरित या बिजली चमकना, त्वरित मतलब बिजली चमकना में वृक्ष में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होती है। तो क्या होती है? इसमें अधिक मात्रा में होती है, आप बताइए हमको, विद्युत ऊर्जा होती है। ठीक है, 15वां प्रश्न को देखेंगे क्या कहता है कि कौन अर्धचालक है। 15वां प्रश्न में अर्धचालक कह रहा है कि सिलिकॉन होगा कि क्वार्ट्ज होगा कि सिरेमिक्स होगा कि जर्मेनियम होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो अर्धचालक है। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो आपका अर्धचालक होगा। क्लियर? चलिए अब 16वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? तो आपको पता ही है जर्मेनियम अर्धचालक है, बताए ही हैं। चलिए अब आते हैं अगला प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है 17 नंबर, कौन अर्धचालक है? तो सिलिकॉन अर्धचालक है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। कहता है कि भारत सरकार ने, 18वां प्रश्न है, कहता है कि भारत सरकार ने झामा के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि उनमें से ऐसी धातु, ऐसा तत्व निकाल सकते हैं जिसका प्रयोग ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है। यह कौन सा है? फिर से क्वेश्चन देखिएगा। कहता है कि भारत सरकार ने झामा के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि उनमें से ऐसी धातु या ऐसा तत्व निकलता है जिसका उपयोग ट्रांजिस्टर में होता है। यह कौन सा तत्व है? फास्फोरस होगा कि जर्मेनियम होगा कि सिलिकॉन होगा कि टंगस्टन होगा? इसका आंसर हो जाएगा जर्मेनियम। क्लियर? इसका आंसर जर्मेनियम हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न की ओर। ये दूसरा चैप्टर का है तो पहला प्रश्न पे आते हैं। कहता है कि कौन सा सही है? कहता है कि मेसान की खोज अगर किया है तो क्या वह हिडेकी युकावा ने किया है? पॉजिट्रॉन की खोज सीडी एंडरसन एवं यूएफ हेस ने किया है? या सूर्य तथा तारों में ऊर्जा का उत्पादन का सिद्धांत H.A. बेथे है? या परायूरेनियम तत्वों का संश्लेषण एनरिको फर्मी के द्वारा होता है? तो गलती की अगर बात करें तो आपका डी ऑप्शन गलती है कि परायूरेनियम तत्वों का संश्लेषण एनरिको फर्मी करता है, क्योंकि ऊपर वाला सबका सब सही है। अगर बात कर ले मेसान की खोज हिडेकी युकावा, पॉजिट्रॉन की खोज सीडी एंडरसन एवं यूएफ हेस, सूर्य तथा तारों में उत्पादन ऊर्जा का सिद्धांत H.S. बेथे ने के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। कहता है कि वर्ष 1938 में अमेरिकी वैज्ञानिक, ठीक है, H.A. बेथे ने बताया कि सूर्य तथा ब्रह्मांड के अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत वहाँ होने वाले नाभिकीय संलयन है। मेसान मूल कणों की खोज वर्ष 1935 में वैज्ञानिक हिडेकी युकावा ने किया था। पॉजिट्रॉन नामक धनावेशित मूल कण की खोज वर्ष 1932 में सीडी एंडरसन तथा यूएस हेस ने की थी। तो परायूरेनियम तत्वों के संश्लेषण में एनरिको फर्मी का नहीं बल्कि जीटी सीबोर्स का महत्वपूर्ण योगदान है। तो हमेशा याद रखेंगे इस चीज़ को। एक चीज़ और हम आपको बताते चले कि कभी भी पढ़ाई से उबे नहीं, कभी भी ये मत समझे कि यार कितना पढ़ना है यार। अरे भाई अगर आप पढ़ाई करने चले हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा, हर चीज़ पढ़ना पड़ेगा और आपको रोज़ पढ़ना पड़ेगा, आपको बार बार रिवाइज पढ़ना पड़ेगा। कहता है कि ज़्यादा कंटेंट से अच्छा है कि एक कंटेंट को ज़्यादा बार पढ़ें। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं दूसरा प्रश्न पर। क्या कहता है, इस पर विचार करना है। कहता है कभी कभी समाचारों में आने वाले शब्द, ठीक है, कभी कभी संचार में जो समाचार में आने वाले जो शब्द है वह क्या क्या है? तो बेल द्वितीय प्रयोग कृत्रिम बुद्धि के लिए, इसमें देखना है कौन कौन सही है, ठीक है। तो बेल द्वितीय प्रयोग कृत्रिम बुद्धि के लिए आता है क्या? ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी डिजिटल क्रिप्टो मुद्रा के लिए आता है क्या? या क्रिस्पर CRISPR CS9 या कन्भौतिकी के लिए आता है क्या? तो इस चीज़ को हम देखेंगे और इसका आंसर हमारा हो जाएगा सही कि केवल 2 सही है।
इसका मतलब है कि आपका ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी जो है वह किससे संबंधित है, वह डिजिटल क्रिप्टो मुद्रा से संबंधित है, बाकी सब गलत है। चलिए आते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। तीसरा को देखेंगे, कहता है कौन सही नहीं है। कहता है कि विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है। उसका कहता है तीसरा सी नंबर की ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त कुछ नहीं है। अच्छा, डी नंबर कहता है कि टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने किया था। तो कौन सही नहीं है, इस चीज़ को याद रखना है। तो जान ले कि आपका यह सही नहीं है, बी नंबर आपका गलत है। किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है, जो कि गलत है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ देते हैं, बाकी बात सब सही है। सही का सब सुनते जाइए। विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया था, बिल्कुल सही है। सी नंबर देखिए, ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त कुछ नहीं है, बिल्कुल सही है। टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने किया था, बिल्कुल सही है। और हम आपको यह बताते चले कि कि नाभिकीय संलयन में जो होता है, दो हल्का नाभिक आपस में मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन की प्रतिक्रिया पर आधारित है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो यहाँ पे वो गलत है, तीसरा। चलिए चौथा प्रश्न पे हम चलते हैं। चौथा प्रश्न क्या कहता है उसको देखेंगे हम। चौथा प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ये भी वही है। कहता है कथन पहले करता है कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के समक्ष कहा था कि मनुष्य को नाभिकीय शक्ति कभी नहीं उपलब्ध होगी। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने कहा था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के समक्ष कहा था कि मनुष्य को नाभिकीय शक्ति कभी नहीं उपलब्ध होगी। कारण क्या था, इसका क्या कारण है कि नहीं होगी? तो उसे यह विश्वास था कि आइंस्टाइन का नियम फेल हो जाएगा और मात्रा ऊर्जा में परिवर्तित होगी। तो क्या यह सही है? तो अब जान ले कि बिल्कुल सही है, दोनों सही है, सही स्पष्टीकरण भी है। ठीक है, चलिए 5वां नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता है कि निम्न कणों में कौन सा एक है जिसका आविष्कार करने वाला दावा किया जा रहा है कि अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित करने के जोखिम में डाल सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर आपका हो जाएगा माइक्रोवेव फोटोन, बिल्कुल सही है। माइक्रोवेव फोटोन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम 6वां प्रश्न पर चलते हैं। कहता है कि साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो वह प्रोटॉन को। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो वह आपका न्यूट्रॉन है। क्लियर। चलिए 7वां प्रश्न को देखते हैं। पेयजल में गामा उत्सर्जन समस्थानिक है या नहीं, इसकी पुष्टि निम्नलिखित में से किससे की जा सकती है? कहता है कि पीने का जो पानी होता है वह गामा उत्सर्जन समस्थानिक है या नहीं, इसकी पुष्टि कौन करेगा? तो ये करेगा प्रस्फुरन गणक करेगा। 8वां प्रश्न पर चलते हैं। कहता है कि 8वां प्रश्न कहता है कि निम्न विकिरण प्रकारों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? आप बताइए किसमें होता है? दृश्य किरण में होगा कि अल्ट्रा वायलेट में होगा कि एक्स किरण में होगा कि इंफ्रारेड में होगा? इसका आंसर हो जाएगा एक्स किरण। क्लियर। चलिए अब आते हैं हम 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरण में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? तो हमेशा याद रखेंगे, अभी हम बताए हैं एक्स किरण का सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, अब चलिए आपका 10वां प्रश्न क्या कहता है? सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है किस पर? नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया के द्वारा या अवकरण अभिक्रिया के द्वारा? इसका आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन के द्वारा। क्लियर। 11वां प्रश्न को देखेंगे हम अब। देखिए कहता है कि तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करता है। तारा कैसे अपना ऊर्जा प्राप्त करेगा? सो नाभिकीय संलयन से या गुरुत्वीय संकुचन से या रासायनिक अभिक्रिया से या नाभिकीय विखंडन से? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन से भी करता है और गुरुत्वीय संकुचन से भी करता है। तो याद हो गया, तारा अपना ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करेगा? तो नाभिकीय संलयन से भी और आपका गुरुत्वीय संकुचन से भी। इसको हमेशा याद रखेंगे। चलिए 12वां प्रश्न को देखेंगे। तारे अपनी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करती है? तो आपको तो हम बता ही दिए कि कहाँ से प्राप्त करती है। आप बताइए। नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप। ये नंबर सही है। चलिए 13वां प्रश्न को देखेंगे हम। सितारों में अक्षय ऊर्जा का स्रोत का कारण क्या है? 13वां कहता है कि सितारा जो है उसमें अक्षय ऊर्जा का स्रोत का कारण क्या है?
हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, हीलियम का हाइड्रोजन में परिवर्तन, रेडियोधर्मी पदार्थ का क्षय, ऑक्सीजन की अधिकता जो जलने में सहायक है तथा ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। इसको हमेशा याद रखेंगे। फिर से क्वेश्चन समझ लें, सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत अगर बात करें तो हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। क्लियर। चलिए 14वां प्रश्न को देखेंगे, सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सब जानता है ना कि ये संलयन होता है, इसको हमेशा याद रखेंगे। 15वां प्रश्न को देखेंगे, कौन सा कथन नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है? कहता है कि न्यूट्रॉन प्रेषित नाभिकीय अभिक्रिया, तारों में ऊर्जा उत्पन्न करना, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा का स्रोत जो बिजली उत्पन्न करता है, एक परमाणु बम में बहुत अधिक ऊर्जा का उत्पन्न होना। तो इसमें आप देखेंगे हमेशा, प्रश्न को फिर से सुनिए क्या कहता है कि नाभिकीय विखंडन वाले जो बात है उसमें क्या सही बात नहीं है, उसमें क्या संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा कि तारों में ऊर्जा का उत्पन्न करना, ये उससे संबंधित नहीं है। हमेशा याद रखेंगे कि तारों में ऊर्जा का उत्पन्न करना ये गलत है, लेकिन न्यूट्रॉन प्रेषित नाभिकीय अभिक्रिया सही है। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा का स्रोत जो बिजली उत्पन्न करता है वो भी सही है। एक परमाणु बम में बहुत अधिक ऊर्जा का उत्पादन होता है, ये भी सही है। क्लियर। 16वां प्रश्न को देखेंगे, कहता है एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर सेल है, या लघु नाभिकीय रिएक्टर है, या डायनमो है, या थर्मोपाइल है। तो कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत अगर बात करें वो सौर सेल होता है। ठीक है। 17वां प्रश्न को हम देखेंगे बारीकी से, क्या कहता है कि सौर शक्ति उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी के संबंध में कथन पर विचार करना है। सौर उत्पादन के लिए जो प्रौद्योगिकियों है उसमें क्या क्या है, तो सुनिए पहला क्या कहता है। कहता है कि प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो कि प्रकाश के विद्युत में प्रत्यक्ष रूपांतरण द्वारा विद्युत जनन करती है, जबकि सौर तापीय अभिक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो सूर्य की किरण का उपयोग ताप जनित करने के लिए करती है, जिसका आगे विद्युत जनन प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। और हम आपको फिर से बता दें, आप लोग कहिए कि सर आप डिटेल्स नहीं बता रहे हैं, दनादन पढ़ते जा रहे हैं। भैया हम रिवाइज करवा रहे हैं आप लोगों को, केवल रिवाइज हो, या कोई आसान सा प्रश्न नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। परीक्षा में बैठिएगा, सारा क्वेश्चन नहीं आया तो फिर आप हमको कहिएगा कमेंट बॉक्स में। सीधी सी बात हम जानते हैं और कुछ नहीं। हम वही पढ़ाएंगे, हमको किसी को साइंटिस्ट नहीं बनाना है, ना हमको खुद साइंटिस्ट बनना है, ना साइंटिस्ट बनाना है, लेकिन हमको नौकरी लेना है, उतना ही काम करेंगे। क्लियर। चलिए, तो दूसरा समय पहला क्या था? पहला था इसका कि पहले क्वेश्चन क्या करा है सो समझिए कि जो सौर उत्पादन वाला जो होता है, सौर शक्ति उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी के संबंध में क्या कथन है उस पर विचार करना है। तो पहला कहता है कि प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो कि प्रकाश के विद्युत में प्रत्यक्ष रूपांतरण द्वारा विद्युत जनन करती है, जबकि सौर तापीय प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो सूर्य की किरणों का उपयोग ताप जनित करने के लिए करती है, जिसे आगे विद्युत जनन प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। दूसरा कहता है कि प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया प्रत्यावर्ती धारा AC का जनन करती है, जबकि सौर तापीय प्रक्रिया जो है वो DC का जनन करती है। समझ गए? प्रकाश वोल्टीय क्या उत्पन्न करता है? AC, और सौर जो है वो DC बनाती है। तीसरा कहता है कि भारत के पास सौर तापीय प्रौद्योगिकी के लिए विनिर्माण आधार है, किंतु प्रकाश वोल्टीय प्रौद्योगिकी के लिए नहीं है। तो इसका अगर हम आंसर की बात करें, आंसर आपका इसमें से वह सिर्फ एक सही है, ये वाला कि प्रकाशीय वोल्टीय, ये जो आपका देख रहे हैं ये आपका सही है। प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो कि प्रकाश के विद्युत में प्रत्यक्ष रूपांतरण द्वारा विद्युत जनन करती है, जबकि सौर तापीय प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो सूर्य की किरणों का उपयोग ताप जनित करने के लिए करती है, जिसका आगे विद्युत जनन प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। इसको याद रखेंगे, बाद बाकी गलत है। चलिए अगला प्रश्न को हम देखेंगे। 18वां प्रश्न क्या कहता है? 18वां प्रश्न कहता है, एक सेकेंड, 18वां प्रश्न का कहना है कि भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के संदर्भ में क्या सही कथन कुछ दिया गया, उस पर विचार करिए। वही बात कर रहा है कि भारत में जो सौर ऊर्जा उत्पादन होता है उसके संबंधित। सौर ऊर्जा समझते हैं ना, सोलर लाइट वाला, सूर्य के प्रकाश से जो ऊर्जा बनता है वो। पहला है कि भारत प्रकाश वोल्टीय इकाइयों में प्रयोग में आने वाले सिलिकॉन वेफर्स का दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दूसरा है कि सौर ऊर्जा शुल्क का निर्धारण भारतीय और सौर निगम के द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर की बात करें
तो न एक सही है न दो सही है। तो चलिए इसका हम डिस्क्रिप्शन नीचे पढ़ रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन पहले समझिए क्या कह रहा था। क्वेश्चन था कि भारत में सौर ऊर्जा के संबंध में क्या सही है। ये दोनों गलती है, ऊपर समझिए क्या कहता है। 2016 आईटीए सेमीकंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट टॉप मार्केट रिपोर्ट के अनुसार भारत सिलिकॉन वेफर्स के उत्पादन में 11वें स्थान पर है। लेकिन यहाँ पे 11वें स्थान बता रहा है, लेकिन ऊपर में कौन सा स्थान बताया था? ऊपर में बताया था हमको, आपको कह दे कि देख ले थोड़ा सा, तीसरा स्थान बताया था ना शायद, तीसरा, हाँ यही रहा तीसरा स्थान, तो गलत है। कहता है कि 2016 आईटीए सेमीकंडक्टर और सेमीकंडक्टर म्यूचुअल इक्विपमेंट टॉप मार्केट रिपोर्टिंग के अनुसार भारत सिलिकॉन वेफर्स का उत्पादन रैंकिंग 11वें स्थान पर है। प्रथम 3 स्थान पर क्रमशः चीन, जापान व दक्षिण कोरिया है। पहला स्थान पर चीन, जापान और दक्षिण कोरिया है। भारतीय सौर ऊर्जा निगम नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का एक निगम है। इसका उद्देश्य भारत और विदेश में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास और कार्यान्वयन के संबंध में एक एकीकृत कार्यक्रम के लिए योजना बनाना है और निष्पादन करना है। साइंस का थोड़ा सा वर्ड सब है, इसको आप देखते चलिए। भारत में सौर ऊर्जा शुल्क का निर्धारण केंद्रीय विद्युत विनियामक उद्योग और राज्य विद्युत विनियामक उद्योग माने कि CERC और ACRC, ये आपका हो गया केंद्रीय वाला हो गया CERC और राज्य वाला हो गया आपका ACRC, ठीक है, द्वारा प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा किया जाता है। चलिए 19वां प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से 19वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? तो आपको पता है सिलिकॉन किया जाता है, सिलिकॉन। 20वां प्रश्न को देखेंगे, कहता है कि प्रकाश वोल्टीय सेल क्या होता है? 20वां प्रश्न, प्रकाश वोल्टीय सेल क्या है? तो वह सौर सेल है कि थर्मल सेल है कि सल्फर सेल है कि मोलर सेल है? तो आप इसको हमेशा याद रखेंगे कि प्रकाश वोल्टीय सेल जो है एक सौर सेल है, ठीक है। 21वां प्रश्न को देखेंगे, फोटोवोल्टीय सेल संबंधित है। फोटोवोल्टीय सेल जो है वो आपका किससे संबंधित है? नाभिकीय ऊर्जा से या भूतापीय ऊर्जा से या सौर ऊर्जा से या पवन ऊर्जा से? इसका आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा से।